सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। गोवा जैसे मैंने देखा, तो इस पाठ में हमने बेनालियम बीच और उसके बाद अंजुना बीच, तो वह बीच किस तरह से है इसकी जानकारी हमने ली है। और उसके बाद लेखक घूम फिर कर शाम को फिर अगले दिन कलिंगुड बीच देखने के लिए निकलते हैं। तो चलो फिर लेखक के साथ हम भी कलिंगुड बीच देखने के लिए निकलते हैं। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ तो हैरतअंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। तो अब जो लेखक है, तो कलिंगुड बीच देखने के लिए वह गए हुए हैं। और यह जो कलिंगुड बीच है, तो वह 3 से 4 किलोमीटर तक यह रेत से रेतीला है। और यहाँ पर पर्यटकों की बहुत अधिक मात्रा में संख्या होती है। और यहाँ पर जो कलिंगुड बीच है, तो स्थानीय लोगों का व्यवसाय का केंद्र बिंदु भी वहीं पर है। तो वहाँ पर कई प्रकार के स्पोर्ट्स यह खेले जाते हैं, और कुछ हैरतअंगेज यानी डरावने गेम भी ऐसे खेलने के लिए हमें दिखाई देते हैं, मगर वह देखने में भी बहुत अधिक मात्रा में आनंद आता है। लेखक कहते हैं कि मैंने भी पैराग्लाइडिंग यह खेल खेला, और उसमें पैराग्लाइडिंग में मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलकर बैठे थे। और जब हम उसमें बैठे, तो उस समय वह विस्मयकारी यानी एक तरह का बहुत आश्चर्य हो रहा था। ऊपर से चारों तरफ जलराशि यानी समंदर का गहरा पानी दिखाई दे रहा था, और उसे देखकर भय भी लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। दूर दूर तक जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी ही पानी यह दिखाई दे रहा था। और ऊपर से रस्सियों में हवा में लटके मैं और मेरी पत्नी वह देखकर डर रहे थे। तो डर इसलिए रहे थे कि यदि यह रस्सी टूट गई तो नीचे गिरने के बाद हम नहीं रहेंगे। और खुशी इस बात की कि ऐसा आश्चर्यकारक दृश्य अभी तक उनके जीवन में उन्होंने कभी देखा नहीं था। अब लेखक आगे निकलते हैं। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन
कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो अब लेखक कलिंगुड बीच देखकर दूसरे दिन वह कोलवा बीच देखने के लिए निकलता है। तो लेखक कहता है कि मैं यहाँ पर 4-6 दिन तक रहा हूँ, मगर हर रोज़ की दिनचर्या लेखक की एक जैसी ही रही है कि सुबह जल्दी उठना है, फटाफट नाश्ता कर लेना है और फिर दिन भर घूमकर शाम को थक कर रिसॉर्ट आना है और रिसॉर्ट आने के बाद वहाँ पर पूल में तैरने का कार्य करना। तो यही 5-6 दिन से उनका चल रहा है। तो अब लेखक कोलवा बीच देखने के लिए निकलते हैं और कोलवा बीच देखने के लिए जब वह निकलते हैं तो वहाँ पर बोटिंग का आनंद भी वह लेते हैं और बोटिंग में बैठकर दूर तक जाने के बाद डॉल्फिन मछलियाँ उन्हें देखने के लिए मिलती है। तो यह डॉल्फिन मछलियाँ छोटी रहती है, फिर भी उन्हें देखना, वह जो बच्चे हैं परिवार के साथ गए हुए, तो बच्चों को वह डॉल्फिन मछलियाँ देखना बहुत अच्छा लगा है। बहुत आनंद उन्होंने महसूस किया है। उसके बाद लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हम जिस समय गए थे तो दशहरा नवरात्र का वह पर्व यानी त्यौहार उस समय शुरू था। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर दशहरा पर्व मनाया जाता है, तो उसी तरह वहाँ पर भी दशहरा यह पर्व मनाया जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर घट स्थापना की जाती है, यानी नवरात्र के 9 दिन गरबा खेला जाता है, तो उसी तरह वहाँ पर भी गरबा यह खेला जाता है। और 10वें दिन हमारे यहाँ पर रावण का पुतला क्या किया जाता है, जलाया जाता है। अगर वहाँ पर जलाया गया नहीं है। और दशहरे के दिन हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं तो अपने वाहनों की साफ़ सफाई करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो वही दृश्य लेखक को वहाँ पर भी देखने के लिए मिला है। और शाम के समय भगवान की पालकी मंदिर में ले जाई जाती है और हम देखते हैं कि दशहरे के दिन हम देवी के मंदिर में जाकर आते हैं और उसके बाद जो आपटे की पत्तियाँ होती है, पेड़ की पत्तियाँ, तो एक दूसरे को दी जाती है। तो उसी तरह यह पत्तियाँ एक दूसरे को वहाँ पर भी बांटी जाती है। यह सारा दृश्य लेखक को देखने के लिए मिला है। तो लेखक कहते हैं कि यह जो गोवा है तो पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बचा होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति,
तो पूरी तरह उन्होंने भी आत्मसात की है। जो पर्यटक आते हैं तो फैशन में के लिए कुछ देर के लिए स्वयं रंग कर चले जाते हैं, मगर जो स्थानीय लोग हैं तो स्थानीय लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति जो है, परंपरा जो है, तो वह छोड़ी नहीं है। उसे पकड़े हुए वह आगे चल रहे हैं। तो यह गोवा यात्रा का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से लेखक ने हमें यहाँ पर करवाया है। अब इस पाठ पर कुछ स्वाध्याय जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ और उसके जवाब आपको देने हैं। तो यात्रा के प्रवाह सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें एक, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या किस तरह से रहती है? सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना। तीसरा, दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसॉर्ट लौटना। और चौथे में थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। तो यह लेखक की यात्रा के दौरान दिनचर्या रहती है। अब दूसरा देखो, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्या है? कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की और आकर्षित करने वाले घटक। तो गोवा की और आकर्षित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, यह आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो गोवा की प्रकृति, आकर्षित क्या क्या करता है हमें? गोवा की प्रकृति, वहाँ की आबोहवा। तीसरे में यहाँ की जीवन शैली। चौथे में मन तरोताज़ा कराने वाली शीतल हवा। अब तीसरा जो है, तो तीसरा लिखिए। प्रश्न क्या है? लिखिए। तो उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो नीले पानी वाला पथरीला, नीले पानी वाला पथरीला। तो इसका आंसर बोलो, कौन सा बीच है? अंजुना बीच है। कौन सा बीच है? अंजुना बीच है। रेतीला तथा उथला कौन सा बीच है? बेनालियम बीच है। सबसे लंबा कलिंगुड़ बीच है। चौथा, मछुआरों की पहली पसंद कौन सा बीच है? बेनालियम बीच है। चौथा, सूची बनाइए गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य। तो गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने वाले वाक्य हमें यहाँ पर 4 लिखने हैं। पहला, हरितिमा से भरपूर। दूसरा, खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट। तीसरा, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र। चौथा, गहरा नीला पानी। प्रश्न 5वां, कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। तो हम देखते हैं नवरात्र तथा दशहरा पर्व यह जो है त्यौहार, तो वहाँ की परंपराएं। तो नवरात्रि की परंपराएं, घरों में, गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना। 2 में लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाना। दशहरे की परंपराएं, सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। और चौथा, शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है और लोग विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। अब 6ठा प्रश्न, बेनालियम, अंजुना तथा कलिंगुड़ बीच की विशेषताएं। बेनालियम बीच की विशेषताएं कौन सी है? यह बीच उथला और रेतीला है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। यह बीच, तीसरा,
यह बीच मछुआरों की पहली पसंद है। अंजुना बीच की विशेषताएं, यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीच है। दूसरा, इस पथरीले बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है। और अंजुना बीच की तीसरी विशेषता, यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। अब कलिंगुड बीच की विशेषताएं, यह काफ़ी रेतीला बीच है। दूसरा, यह बीच 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तीसरा, यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। तो यह बेनालियम, अंजुना और कलिंगुड बीच की विशेषता हुई। 7वां प्रश्न देखो, सोचिए और लिखो। दृश्य, दृश्यों का विलोमार्थी शब्द। पहला, दृश्य यह शब्द है तो उसका क्या लिखना है, हमें विलोमार्थी शब्द लिखना है। तो विलोमार्थी शब्द दृश्य का क्या होगा, श्रव्य। दृश्य का क्या होगा, श्रव्य। अब प्रत्ययुक्त, तो प्रत्ययुक्त शब्द क्या होने वाला है, दृश्यावली। दृश्यावली। अब पर्यायवाची शब्द, दृश्य का पर्यायवाची शब्द नज़ारा। और चौथा, दृश्य का उपसर्गयुक्त शब्द तो परिदृश्य। उपसर्ग लगाना यानी शुरू में शब्द लगाना, तो परिदृश्य। अब प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा सहयोग विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो यह पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। धन्यवाद छात्रों।